मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए फिर से स्वागत है आपका एक बार विज्ञान विषय क्लास में। और 7th क्लास विज्ञान विषय में हम लोग पार्ट 10 एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जीवों में श्वसन। देखिए, श्वसन माने आपको पता है सभी सजीव जो है वो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरह से वायु के माध्यम से हम लोग जो है वो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस को हम लोग अंदर लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर इनहेल करते हैं, अंतर श्वसन करते हैं और उसी से जिंदा रहते हैं। तो आज हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि जीवों में किस प्रकार श्वसन होता है। बूझो अपने दादी दादा से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, है ना। बहुत क्रेज था बूझो को, क्योंकि बूझो के दादी दादा गाँव से आ रहे थे। जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुँचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके, है ना। इसीलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पे पहुंच गया। दौड़ता हुआ गया वो, उसकी सांस तेज़ी से चलने लगी, यानी वो हाँफने लगा। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेज़ी से क्यों लेने लगता है ना। बूझो ये जानना चाह रहा था अब कि हम जब भी हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस जो वो तेज़ी से क्यों चलने लगती है, हम हाँफने क्यों लगते हैं। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। आपको पता है जिंदा रहने के लिए सभी जीव श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। तो हम लोग श्वसन क्यों करते हैं ये देखो। सबसे पहले कि भाई सांस लेना क्यों जरूरी है हमारे लिए। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी सजीव सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं। सब जानते हो वो इकाइयाँ कौन सी है बच्चों? कोशिका। जिस तरह से एक बिल्डिंग, एक भवन जो है वो ईंटों से निर्मित होता है, ईंट उसकी सबसे छोटी इकाई है, वैसे ही हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। कोशिका जीव की सबसे या सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक तो इसीलिए क्योंकि जीव के सभी जैविक कार्य कोशिका द्वारा ही संपन्न होते हैं, और संरचनात्मक इसीलिए कि जीव के शरीर की संरचना या निर्माण वहीं से शुरू होता है, कोशिका से ही। तो इस प्रकार सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन हो गया? कोशिका हो गई। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन यानी पदार्थों को इधर से उधर ले जाना, पोषण मतलब जो भोजन खाते हैं हम लोग उसको यूटिलाइज करना, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। कुल मिलाकर प्रत्येक कोशिका कोई ना कोई कार्य जरूर करती है हमारे शरीर के लिए। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग हर काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। वो ऊर्जा कौन मांग रहा है? हमारी कोशिकाएं मांग रही है, क्योंकि कोशिकाओं के द्वारा ही हम लोग विभिन्न कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? मतलब कहाँ से आती है ये ऊर्जा, कैसे मिलती है हमको? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। देखो बच्चों, जो भोजन हम करते हैं उससे हमें ऊर्जा तब मिलती है जब हम लोग श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, क्योंकि यही ऑक्सीजन गैस जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पचाती है। और जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज लवण, वो सब मुक्त होते हैं और वही ऊर्जा के स्रोत है हमारे लिए। तो इस प्रकार से हम लोग जब श्वसन करेंगे तभी हमारे भोजन का पाचन होगा और हमें विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होगी। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है, फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी एक श्वसन प्रक्रम में क्या हो गया? सांस अंदर लेना, वायु को अंदर लेना और फिर उसको उपयोग के पश्चात जो है वो बाहर छोड़ना। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। जो हम छोड़ते हैं ना, अगर हम जो वायु अंदर लेंगे उसके अंदर तो ऑक्सीजन अधिक होगी, गैस प्राणवायु वो हमारी, और जो छोड़ते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अपशिष्ट के तौर पर श्वसन के दौरान बनता है, वो उत्पाद है और जहरीला है, इसलिए इसको बाहर निकालना आवश्यक है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन यानी तोड़ने में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कौन सा श्वसन कहते हैं? कोशिकीय श्वसन, क्योंकि कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है।
सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है, यानी हमारी कोशिकाएं जो है उनके अंदर ऑक्सीजन उपयोग में ली जाती है भोजन को तोड़ने के लिए और वहाँ पे श्वसन होता है, इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन यानी जो हमने भोजन खाया है वो ग्लूकोज है, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है एटीपी के रूप में। तो ये जो अपशिष्ट बनते हैं हमारे भोजन के पाचन के दौरान या श्वसन के दौरान वो कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। देखो श्वसन भी दो प्रकार के हैं, एक तो वायु की उपस्थिति में होता है, यदि ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है तो ये वायवीय श्वसन है, और यदि ऑक्सीजन गैस की अनुपस्थिति में या हवा की अनुपस्थिति में होता है तो ये अवायवीय श्वसन है। भोजन विखंडित हो जाता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ये देखो अब आपके श्वसन को जो है वो एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया गया। ग्लूकोज और ये ग्लूकोज जो है वो देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल प्लस ऊर्जा बनाता है। तो ये जो ऊर्जा बनती है इसी को आप अपने विभिन्न कामों के लिए उपयोग में लेते हैं। संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट एक कवक है बच्चों, एक कोशिकीय। जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी इनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की या वायु की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। और ये किस प्रकार का श्वसन करते हैं? अवायवीय श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज किस में टूटता है? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और वहाँ किस में टूटा था? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बना है? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण से दिखाया गया। तो दोनों समीकरण आपको लिखनी है बच्चों आज होमवर्क में। ये तो अवायवीय श्वसन की है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में टूटेगा? बताइए आप। एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऊर्जा मुक्त होगी। लेकिन अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसकी मात्रा वायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत कम होती है। चलो देखें बीच में क्या है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित होता है, अतः इसका उपयोग शराब यानी वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। किण्वन किसी चीज़ को खट्टा करना, खमीर उठाना, उसके लिए किया जाता है। और शराब भी ऐसे ही बनाई जाती है। अंगूर हैं, फल हैं आदि को एक जगह डालकर रख करके और उनको किण्वनित किया जाता है ईस्ट पाउडर डाल के, ईस्ट के माध्यम से, ताकि वो खट्टे हो जाए और उससे अल्कोहल उत्पन्न हो जाए। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है बच्चों। जब कभी आप अधिक व्यायाम कर लेते हो या भागते दौड़ते हो, पहाड़ पे चढ़ते हो, तो अगले दिन आपके पैर की पिंडलियां बहुत टाइट हो जाती है और उनमें दर्द होने लग जाता ना, क्योंकि उस समय हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाएँ या पेशियाँ जो है वो अवायवीय श्वसन करती है, और अवायवीय श्वसन करने पर कंप्लीटली जो आपको पता है कि ऑक्सीकरण नहीं होने के कारण और जो उत्पाद स्वरूप बनते हैं वो लैक्टिक अम्ल बनता है। यही लैक्टिक अम्ल जो है जम जाता है हमारी पिंडलियों में, इसके कारण हमें दर्द का अनुभव होता है। तो हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से क्या हो? कमी हो। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चित्र 10.1 में देखेंगे। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, यानी उतनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है हमें। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा क्या करती हैं? ऊर्जा उत्पन्न करती है और उसकी अतिरिक्त मांग को पूरी करती है। अब जैसे अवायवीय श्वसन से पेशी में जो अवायवीय श्वसन होगा उससे क्या होगा? ग्लूकोज का विखंडन करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हुआ तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनी ना। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से ग्लूकोज पूरा विखंडित नहीं होता है, उसका पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं
को ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, आपूर्ति बढ़ जाती है, और आपूर्ति बढ़ जाती है जो लैक्टिक अम्ल है उसका पूरी तरह विखंडन हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है, जिससे वो लैक्टिक अम्ल जो जमा हो गया था वो हट जाता है और हमें आराम मिल जाता है। तो देखिए श्वसन क्रियाकलाप 10.1 करेंगे। चेतावनी क्या है, इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षक शिक्षिका की उपस्थिति में ही करें। अपने नथुनों, नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं, छेद हैं, नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए, है ना। आप मुंह बंद करते हो ना जब बदबू आती है, तो उस तरह से आप नथुनों को और मुंह को बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सके, मतलब कितनी देर आप अपनी सांस को रोके रख सके। देखिए चित्र 10.2 में इस तरह से बूजो क्या कह रहा है, बूजो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेजी से सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? चलो देखते हैं। अतः अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना। ठीक है ना। तो देखिए श्वसन में भी 2 चरण हैं। श्वसन या सांस लेने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। जब ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना है वो है अंतःश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना वो है उच्चवसन। ठीक है, अब एक अंतःश्वसन और एक उच्चवसन मिलके ही आपकी एक श्वसन दर बनाती है। ठीक है, यह एक सतत प्रक्रम है, मतलब लगातार होता है, जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। अगर ये रुक जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। ये है आपकी श्वसन दर की परिभाषा कि 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करते हो आप। और एक श्वसन में 2 चरण शामिल होते हैं, अंतःश्वसन और उच्चवसन। ठीक है, अंतःश्वसन और उच्चवसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा एक सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्चवसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहोगे? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। तो देखेंगे कि हमारी श्वसन दर जो है वो कम ज़्यादा होती है या नहीं होती। इसका पता लगाने के लिए क्रियाकलाप कल के वीडियो में करेंगे। यहाँ से आप लोग ये बताओगे श्वसन दर क्या है, अंतःश्वसन क्या है, उच्चवसन क्या है, और इसके अलावा जो है श्वसन क्या है ना, इनकी परिभाषाएं आप लिखोगे। एक वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन की परिभाषा लिख के उनका समीकरण लिखेंगे। तो ये काम आपको एज ए होमवर्क आज करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।